नमस्कार दोस्तों, मैं अमित द्विवेदी गतिमान क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जीएस स्पेशल सीरीज का अगला लेक्चर देखते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है शोर के स्तर शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है। शोर के किस स्तर के ऊपर का शोर जो है वो दर्द और क्षति का कान में दर्द और क्षति का कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 130 डेसिबल 130 डेसिबल का जो शोर होता है, इससे ऊपर का जो शोर होता है वो हमारे कान के लिए दर्द और क्षति का कारण होता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो दर्द जो होता है वो 140 डेसिबल पे कान में दर्द महसूस होने लगता है। और अगर हम बात करें कि हथौड़े की जो चोट हथौड़े द्वारा की जाती है उस पर कितना शोर होता है, कितने डेसिबल का शोर होता है, तो हथौड़े की चोट पर हथौड़े से 110 डेसिबल 110 डेसिबल का जो है शोर होता है। और यदि हम बात करें औद्योगिक शोर की, तो औद्योगिक शोर जो होता है वो 90 डेसिबल का होता है। और नॉर्मल बातचीत जो पूछा जाता है, औद्योगिक शोर पहले हम लोग देख लेते हैं। औद्योगिक शोर जो होता है वो हमने बताया कि 90 डेसिबल होता है। कितना? 90 डेसिबल 90 डेसिबल। और यदि हम बात करें, एक हमसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नॉर्मल बातचीत नॉर्मल बातचीत जो होती है, नॉर्मल बातचीत का जो शोर होता है वो कितना होता है, तो वो 60 डेसिबल होता है। नॉर्मल मतलब साधारण बातचीत, साधारण बातचीत का जो शोर होता है वो कितना होता है, 60 डेसिबल। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द पैदा कर सकता है। तो कान में दर्द कौन सा स्तर का शोर करता है? 140 डेसिबल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? लगभग 130 डेसिबल से ऊपर का, लगभग 130 डेसिबल से ऊपर का, जिसमें 140 डेसिबल आ जाता है। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी, डी। ठीक है, 130 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो तैयार किया था उसे तो तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया द्वारा। किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया द्वारा। ये दक्षिण भारतीय व्यक्ति हैं पिंगली वेंकैया जी, इनके द्वारा तैयार किया गया था। 1921 के जो विजयवाड़ा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, विजयवाड़ा में, कहाँ पे? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वहीं पर इनकी पिंगली वेंकैया जी की, पिंगली वेंकैया जी की मुलाकात हुई गांधी जी से। और गांधी जी को इन्होंने अपना ध्वज दिखाया। इनके ध्वज में दो रंग थे, एक था लाल जो केसरिया था, और दूसरा रंग था इनके ध्वज में जो वो था हरा। वो कौन सा था? हरा रंग था। ये दो रंग थे इनके ध्वज में। जब 1921 में ये गांधी जी से मिले और उनको दिखाया तो उन्होंने इस पर एक और रंग रखने का, कौन सा? सफ़ेद। कौन सा रंग रखने की बात कही? सफ़ेद कलर। और इसमें शामिल सफ़ेद कलर की पट्टी
शामिल करने के लिए कहा। और ये सफ़ेद कलर क्यों कहा? क्योंकि सफ़ेद जो है वो शांति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक सफ़ेद है, तो सफ़ेद रंग इसलिए इन्होंने रखने के लिए इसको कहा। ठीक है। और उसके बाद 1931 का जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है, 1931 का कराची अधिवेशन जो होता है कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो होता है, उस कराची अधिवेशन में इसे सर्वसम्मति से, इसे कैसे सर्वसम्मत से, यानी सभी लोग इसमें अपने सहमत दे देते हैं, सर्वसम्मत से इस ध्वज को अपना लिया जाता है। और इस ध्वज में पहले तो चरखा रहता है, शुरुआत में चरखा रहता है, लेकिन बाद में इसमें अशोक चक्र को शामिल कर लिया जाता है। किसको? अशोक चक्र को शामिल कर लिया जाता है। किसको? किसको? अशोक चक्र को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है। और ये अशोक चक्र जो है वो किस रंग का होता है? नीला रंग का होता है। ठीक है। इसमें 24 तीलियां होती हैं। कितनी? 24 तीलियां हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? पिंगली वेंकैया। किसने? पिंगली वेंकैया जी ने इसका डिजाइन तैयार किया था। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? फांसी जो इनको दी गई थी वो 1931 में दी गई। कब? 1931 में। कब? 23 मार्च को। कहाँ पे दी गई थी? लाहौर में। ठीक है। लाहौर में इनको 1931 में 23 मार्च को लाहौर में इनको भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह के ऊपर जो मुकदमा चला था वो किस जुर्म में, अच्छा, इनको फांसी किस जुर्म में दी गई थी? तो फांसी इन्हें केंद्रीय संसद में बम फेंकने के, केंद्रीय संसद में क्या? बम फेंकने के कारण, बम फेंकने के जुर्म में, बम फेंकने के जुर्म में, केंद्रीय संसद में बम फेंकने के जुर्म में इनको फांसी दी गई थी। के जुर्म में इनको फांसी दी गई थी भगत सिंह। ठीक है। कब दी गई थी? तो 1931 में दी गई थी। ठीक है। कब दी गई थी? 1931 में। 24 मार्च 1931 को। कहाँ दी गई थी? तो लाहौर में। केंद्रीय संसद में इन्होंने बम फेंका था, इस जुर्म में इनको फांसी दी गई थी। ऐसा बम फेंकने के जुर्म में इन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग किए जाने वाली सामग्री क्या है? तो देखो, नोट जो छापे जाते हैं, नोट जो छापे जाते हैं, इस नोट को छापता कौन है? तो आरबीआई छापता है। ठीक है। आरबीआई छापता है नोट निर्गमन का कार्य। इस नोट पर जो सामग्री लगती है, जिससे ये तैयार किया जाता है नोट, जो उसमें कपास और कपास के लते, कपास के लते, ये सामग्री इसमें यूज की जाती है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये कागज़ तैयार कौन करता है, तो एक पेपर मिल है, बैंक नोट पेपर मिल है,
होशंगाबाद, होशंगाबाद, और होशंगाबाद जो है वो एमपी में है, होशंगाबाद एमपी में है, मध्य प्रदेश में। और ये 1968 से मुद्रा नोट जो है ये छाप रहा है। इसके लिए सामग्री 1968 से ये तैयार कर रहा है। कौन तैयार कर रहा है? पेपर, ये जो पेपर मिल है, नोट पेपर मिल है होशंगाबाद की, ये 1968 से लगातार आरबीआई के लिए नोट छापने हेतु कागज तैयार कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कपास एवं कपास के लते, बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, कपास एवं कपास के लते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कहाँ पे? स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो स्वतंत्र भारत की पहली जो महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, वो कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। कब? 1959, 1959 में ये 1959 में 1959 में ये बनी थी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, है ना। कौन? इंदिरा गांधी। 1959 में ये बनती हैं कांग्रेस की महिला अध्यक्ष। ठीक है, आज़ादी के बाद बनने वाली ये पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। ठीक है, कब बनी? तो 1959 में। ठीक है, 1959 में। अच्छा, अगर बात करें कि भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, ठीक है ना। तो भारत की पहली जो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हुई थी भारतीय, वो थी सरोजिनी नायडू। कौन था? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। अच्छा, ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1925 में। कब? 1925 में। किस अधिवेशन में? तो कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, और अगर बात करें कि भारत की कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन होगा? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो ये कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने ये अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली महिला अध्यक्ष जो बनी कांग्रेस की वो इंदिरा गांधी जी थी। कब बनी? तो 1959 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता क्या कहते हैं? तो जो पास और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव की आंखों की अनुकूलन क्षमता जो होती है, अनुकूलन विशेषता होती है, उसको कहते हैं सामंजस्य, एकमोडेशन।
सामंजस्य। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सामंजस्य। ठीक है ना। अब देखते हैं कि सामंजस्य क्षमता वृद्धावस्था में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो वृद्धावस्था जब आती है, वृद्धावस्था में जो है लेंस की उत्तलता कम होने लगती है। लेंस जो होता है उसकी उत्तलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे सामंजस्य क्षमता जो होती है वो घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। क्लियर? सामंजस्य क्षमता क्या होती है? घट जाती है। अच्छा, लेंस की उत्तलता बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ने पर लेंस की शक्ति जो होती है, लेंस की जो शक्ति होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा सामंजस्य, यानी पास और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की जो अनुकूलन की विशेषता होती है उसको हम सामंजस्य कहते हैं, एकमोडेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या अर्थ है? वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है पार्टिकुलेट पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर यानी कणिकीय पदार्थ जो वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, वायुमंडल में प्रदूषण का कारण बनते हैं। ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कणकीय पदार्थ, पार्टिकुलेट मैटर, आंसर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो हमें सबको मालूम है कि खाना पकाने के लिए किसका? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का यूज करते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है ना। एलपीजी। अच्छा, इस एलपीजी में मिश्रण किसका किसका होता है? तो एलपीजी जो है वो किसका किसका मिश्रण होता है? हमने बताया था किसका? बीपी का। किसका मिश्रण होता है? बीपी का। बी से ब्यूटेन और पी से प्रोपेन। ठीक है। अब अगर बात करें कि ये जो हमारी गैस होती है ये जब लीक करती है तो उसको उसकी गंध जो होती है किस पदार्थ के कारण होती है? तो उसमें सल्फर की मात्रा होने के कारण वो गंध आती है। और ये सल्फर उसमें कहाँ से आता है? क्योंकि उसमें मिलाया जाता है एथिल मर्केप्टन। मर्केप्टन एथिल मर्केप्टन मिलाया जाता है जिसमें सल्फर की मात्रा होती है और यही गैस लीक करने पे हमें गंध के रूप में महसूस होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसका उपयोग हम लोग काय में करते हैं? खाना पकाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कैंटन टावर, कौन सा टावर? कैंटन टावर किस देश में स्थित है? तो कैंटन टावर जो है वो ग्वांगझू 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 चीन में स्थित है। कहाँ पे? ग्वांगझू चीन में स्थित है।
कहाँ पर स्थित है? तो ग्वांगझू चीन पर स्थित है ये टावर, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? केंटन टावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आंसर हमारा राइट हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक जो होता है किस वायरस के कारण होता है? तो यहाँ से हमें ये चीज मालूम चली कि जो चेचक है वो एक वायरल बीमारी है। ये काय से होती है? वायरस से होती है। ये एक विषाणु जनित बीमारी है। कैसी? विषाणु जनित बीमारी है। और इसके वायरस का नाम जो होता है वो है वेरियोला, वेरियोला वायरस, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरियोला। तो चिकन पॉक्स जो है, चेचक जिसे बोला जाता है, चिकन पॉक्स या चेचक जिसे बोला जाता है, इसे छोटी माता भी बोलते हैं, ये किस वायरस से का कारण होता है? तो वेरियोला नामक वायरस के कारण इसका ये होता है, ठीक है ना। ये किसके कारण होता है? वेरियोला नामक वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो श्रवणबेलगोला जो है वो कर्नाटक पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। और ये श्रवणबेलगोला जो है वो एक शहर है, एक सिटी है। यहाँ पे एक सुंदर सफेद, सुंदर सफेद तालाब है और इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा? श्रवणबेलगोला पड़ा है। तो श्रवणबेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक पर, ठीक है ना। कहाँ पे है? कर्नाटक में। और ये एक क्या है? जैन तीर्थ स्थल भी है, एक जैन तीर्थ भी है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप आने का क्या कारण है? तो भूकंप हम सभी को मालूम है क्यों आता है। पृथ्वी की जो प्लेट परतें होती हैं उनमें जब गति होती है तो उसके कारण जो है भूकंप आते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग के कारण? नहीं। पृथ्वी की जनसंख्या वृद्धि के कारण? जनसंख्या वृद्धि भी इसका कारण नहीं है। भूमिगत परमाणु विस्फोट पर? नहीं, इस पे तो भूकंप ऐसे नहीं आते हैं। पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति के कारण? हमने क्या बताया? पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति के कारण जो है भूकंप आते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों यानी टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं उनके खिसकने के कारण ये भूकंप आते हैं, ठीक है। भूकंप क्यों आते हैं? जो पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटें हैं उनमें जब गति होती है, ठीक है ना, तब ये भूकंप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप विज्ञान, कौन सा? पादप विज्ञान, फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है भाई? पादप विज्ञान है तो किसका अध्ययन किया जाएगा? पौधों का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है ना। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा? पौधों में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पौधों। फाइटोलॉजी या पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगर बात करें जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा? तो इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा, जीव जंतुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? किसका? विद्युत आवेश का सुचालक। तो यहाँ पे कांच तो विद्युत आवेश का सुचालक है नहीं, कागज नहीं, पानी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। तांबा जो है विद्युत आवेश का सुचालक है, ठीक है। सुचालक वो होते हैं जिनमें आसानी से आवेश प्रवाहित हो जाए, और कुचालक वो होते हैं जिनमें आसानी से आवेश प्रवाहित ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो? तांबा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो याहू तो सर्च इंजन है भाई, फ्लिपकार्ट
सॉरी बिंग ये भी सर्च इंजन है, गीगा ब्लास्ट ये भी सर्च इंजन है। तो ये सब तो सर्च इंजन हैं, याहू, बिंग, गीगा ब्लास्ट ये तो सब सर्च इंजन है। परंतु फ्लिपकार्ट क्या है, एक ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स है, एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, ठीक है ना। इससे ऑनलाइन वस्तुओं की खरीद की जाती है, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट जो है हमारा क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, एक ई कॉमर्स कंपनी है, एक ई कॉमर्स कंपनी है। एक ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग में कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं, कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं। भारतीय करेंसी जो होती है उसके जब हम लोग पीछे देखते हैं तो पीछे कई भाषाएं वहाँ पे अंकित होती हैं। तो उन भाषाओं की संख्या कितनी है, तो उन भाषाओं की संख्या जो है वो कितनी है, 15। कितनी है, 15। 15 भाषाएं इसमें शामिल हैं। कितनी भाषाएं शामिल हैं, 15 भाषाएं शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15। यानी जो हमारी नोट होती है उस नोट के पिछले भाग पे जो भाषाएं होती हैं वो 15 भाषाएं शामिल होती हैं, जिनमें जैसे असमी है, संस्कृत है और उर्दू है, ठीक है ना, कन्नड़ है, ये सभी भाषाएं शामिल हैं उनमें। इस तरह की 15 भाषाएं शामिल, ठीक है। और जैसे नेपाली भी है इसमें, पंजाबी भी है, संस्कृत भी है, ठीक है, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है और गुजराती है, कश्मीरी है, कोंकणी है, ये सभी भाषाएं इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15 भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय जो है उसका वैश्विक मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, ठीक है ना। तो उसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, फ्रांस में, ठीक है ना। कहाँ पे है, फ्रांस, फ्रांस के लिकिर्च लिकिर्च ग्रेफन स्टेडन, लिकिर्च ग्रेफन इस लिकिर्च ग्रेफन स्टेडन, लिकिर्च ग्रेफन स्टेडन में है, ठीक है ना। कहाँ पे, फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो ये 1987 में स्थापित किया गया था, ठीक है। कहाँ पे, फ्रांस में, फ्रांस के लिकिर्च ग्रेफन स्टेडन में, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, डी, फ्रांस में। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का जो वैश्विक मुख्यालय है वो कहाँ पे है, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। तो भारत जो है वो 2010 में 2010 में पहली बार मेजबानी करता है राष्ट्रमंडल खेलों की, ओके। राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी भारत द्वारा की जाती है वो कब की जाती है, तो सबसे पहली बार 2010 में की जाती है और ये नई दिल्ली में आयोजित होती है। कहाँ पे, नई दिल्ली में आयोजित होती हैं, ठीक है। तो कहाँ पे आयोजित होते हैं, नई दिल्ली आयोजित किए गए थे नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार में, कीमोथेरेपी की बात कर रहा है। तो जो कीमोथेरेपी की जाती है
इसमें कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कोशिकाओं को कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाता है। अच्छा, कौन सी कोशिकाओं को, तो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है, कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। तो कीमोथेरेपी जो है वो किसमें, कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है कीमोथेरेपी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाता है, किसकी, कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाता है कीमोथेरेपी में। इसलिए कीमोथेरेपी का जो के उपचार के लिए जो जिसके उपचार के लिए दी जाती है वो क्या है, कैंसर रोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा, पहले क्या नाम था, युद्ध विराम रेखा, को नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया। तो जो भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा थी, जिसका नाम क्या था, युद्ध विराम रेखा है, शुरू में नाम रखा गया युद्ध विराम रेखा, ठीक है। इसको नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के रूप में या का नाम इसे कब दिया गया, तो इसे 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौते के दौरान इसे ये नाम दिया गया। कब, 3 जुलाई, कब, तो 3 जुलाई 1972 को जो शिमला समझौता हुआ, उस शिमला समझौते के बाद इसे क्या नाम दे दिया गया, LOC नाम दे दिया गया, ठीक है। और LOC की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 740 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है LOC, ठीक है ना। इसका पहले नाम युद्ध विराम रेखा था, बाद में 3 जुलाई 1972 को इसका नाम बदलकर LOC कर दिया गया, यानी नियंत्रण रेखा कर दिया गया, लाइन ऑफ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया गया, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि चीन के साथ जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है, तो मैकमोहन रेखा नाम है। लेकिन अगर बात करें लद्दाख वाले इलाके पे चीन के साथ जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, LAC, क्या है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये किसके साथ, चीन के साथ, ठीक है। किस इलाके में, कश्मीर वाले इलाके में, लद्दाख वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे है ये, ठीक है। और वैसे जो चीन की पूरी रेखा है उसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, चीन की रेखा जो है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो वो है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, चीन के साथ भारत की जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, 3 जुलाई 1972, यानी 3 जुलाई 1972, यानी 72, सन 1972, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य से में प्रसिद्ध है, तो जल्लीकट्टू जो है, जल्लीकट्टू ये एक सांडों से लड़ने से संबंधित ये खेल है, और ये तमिलनाडु में खेला जाता है। कहाँ पे, तमिलनाडु में खेला जाता है। जल्लीकट्टू जो है वो कहाँ पे खेला जाता है, तो वो तमिलनाडु में खेला जाता है, ठीक है। तो
जल्लीकट्टू कहाँ पे खेला जाता है? तमिलनाडु में। और अगर बात करें कि किस त्योहार के दौरान ये खेला जाता है, तो वो पोंगल त्योहार के दौरान खेला जाता है, पोंगल के दौरान खेला जाता है। ठीक है, तो जल्लीकट्टू जो प्रसिद्ध खेल है वो तमिलनाडु राज्य का है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये किस त्योहार के दौरान अगर बात करें खेला जाता है, तो पोंगल त्योहार के दौरान खेला जाता है। ठीक है, और इसमें सांडों को बस में किया जाता है। ठीक है, बस में करने का प्रयास किया जाता है और बस में किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस नदी को दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण की गंगा जो कहा जाता है वो हम जानते हैं गोदावरी नदी को कहा जाता है। और ये भारत की दूसरी गंगा के बाद, गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अगर लंबाई की बात करें तो 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और गंगा की अगर बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है ना, गंगा की। और गंगा के बाद दूसरी ये सबसे बड़ी नदी है कौन सी? गोदावरी। और इसको दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। ठीक है, अगर कावेरी की बात करें तो ये कुर्ग से निकलती है, कर्नाटक में। ठीक है, और महानदी की बात करूं तो मैकाल पर्वत से निकलती है। ठीक है, और कृष्णा नदी की बात मैं करूं तो ये महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, तो जो गोदावरी नदी है हमारी, उसका उद्गम स्थल क्या है? त्र्यंबक पहाड़ी। त्र्यंबक पहाड़ी ये नासिक में है, महाराष्ट्र में, वहां से ये नदी निकलती है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? गोदावरी। गोदावरी को क्या कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, मुझे विश्वास है। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, ये सेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।